तो कहानी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल गर्ल को दिखाया जाता है जो इस टाइम काफी दुखी लग रही है। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए स्कूल की दीवार के ऊपर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखती है और इसके बाद बहुत सारे लोगों के मरने की विश मांगती है और ठीक इस सब के बाद वो अपना गला काट देती है। उसके मरने के बाद कैमरा पीछे की तरफ जाता है और हमें उसका नाम हियोंग पता चलता है। खैर अब सीन कट होता है और हमें हमारी मेन कैरेक्टर सिया को दिखाया जाता है। सिया के पेरेंट्स नहीं है, वो अपनी आंटी के साथ रहती है और आंटी उसकी क्योंकि एक नर्स है इसीलिए वो ज्यादातर घर नहीं रहती, इसीलिए ज्यादातर सिया को अकेले ही रहना पड़ता है। उसके इस अकेलेपन को दूर करता है उसी की बिल्डिंग में रहने वाला उसका एक दोस्त ग्योन व्यू जो कि उसका क्लास फेलो भी है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन ये बात इन्होंने ज्यादा लोगों को नहीं बताई हुई। सिया ने अपने ही एक और फ्रेंड योंग वुक को अपना भाई बनाया हुआ है और ये सीक्रेट बात वो उसे बता देती है कि वो ग्योन वू से प्यार करने लगी है। योंग वुक तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और वो ये बात अपने ग्रुप में फैला भी देता है। इन तीनों के अलावा ग्रुप में 2 लोग और भी थे और उन दोनों को ही ये बात पसंद नहीं आई थी क्योंकि जो दूसरी लड़की थी वो ग्योन वू को पसंद करती थी और यहाँ जो उनके ग्रुप में तीसरा लड़का था वो सिया को पसंद करता था। खैर इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और आज इनके टेस्ट का रिजल्ट आना था। प्रोफेसर बताते हैं कि इस बार का रिजल्ट उनके स्कूल का बहुत ज्यादा अच्छा आया है। हमेशा बोर्ड्स में उनके स्कूल में किसी न किसी एक बच्चे की पोजीशन आती है लेकिन इस मर्तबा 2 बच्चों की पोजीशन आई थी जिसमें से एक तो हमेशा का टॉपर हाजून था, सिया के ही ग्रुप का तीसरा मेंबर, और दूसरा पोजीशन लेने वाला लड़का हैरानकुन तौर पर योंग वुक था। सारे ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था, पर प्रोफेसर कहते हैं इस एग्जाम में चीटिंग पॉसिबल थी ही नहीं और योंग वुक ने ये नंबर अपनी मेहनत से लिए हैं। उसके लिए सभी क्लास फेलोज अब खुश हो जाते हैं और एकदम से वो अपने आप को क्लास का हीरो समझने लगता है। अब क्लास के बाद ये सारे ग्रुप के लोग एक साथ बैठते हैं और सभी योंग वुक से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये सब किया कैसे, तुम तो इतना ज्यादा पढ़ते भी नहीं थे। योंग वुक कहता है जादू है ये जादू। सबको उसकी बातें समझ नहीं आती तो योंग वुक कहता है मेरा यकीन करो या ना करो, असल में मैंने एक एप्लीकेशन के जरिए विश मांगी थी। विश मांगने का तरीका भी बहुत ज्यादा आसान था, बस मुझे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी और इस एप्लीकेशन पर अपनी विश वाली वीडियो बनाकर भेजनी थी। रात को मुझे उस एप्लीकेशन का लिंक मिला, मैंने वो विश मांग ली और देखो अब मेरी विश पूरी भी हो गई। योंग वुक जो बात कर रहा था इम्पॉसिबल सी लग रही थी। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए वो अपनी कल रात बनाई हुई वीडियो और उस एप्लीकेशन का लिंक अपने सारे दोस्तों को सेंड कर देता है लेकिन सारे उस एप्लीकेशन को फजूल समझकर वो लिंक ओपन ही नहीं करते और यहाँ से उठकर चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद योंग वुक नोटिस करता है कि अब उसके मोबाइल पर 24 घंटे का एक टाइमर स्टार्ट हो गया था। ये किस चीज का था वो समझ नहीं पाता और इसे इग्नोर कर देता है। अब इनकी अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले योंग वुक लड़कियों को अपनी बर्थडे का इनविटेशन देना चाहता था। सिया को तो उसकी बर्थडे पहले से याद थी। वो नारी से पूछती है कि क्या तुम योंग वुक की बर्थडे पर जाओगी, तो वो यहाँ पर साफ इनकार कर देती है और साथ में काफी ऊट पटांग बातें भी कहती है योंग वुक के बारे में। सिया ये सारी बातें सुनकर नारी को चुप करवा देती है और ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि योंग वुक वहीं पर खड़ा हुआ था। योंग वुक अपने एक्सप्रेशन छुपा लेता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, तो नारी साफ झूठ बोल देती है कि हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आने की प्लानिंग कर रहे थे। योंग वुक भी हंस देता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम योंग वुक के रोते हुए चेहरे को देखते हैं। वो सब कुछ सुन चुका था और उसे अब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इस टाइम सिया अब अपनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक एथलीट है और हर साल बहुत अच्छा परफॉर्म करने की वजह से अब वो नेशनल्स के लिए भी सिलेक्ट हो गई थी, जबकि ग्योन वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन सिया की सिलेक्शन की बात सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और सिया ये बात घर आकर अपनी आंटी को भी बताती है। इस टाइम वो बहुत ज्यादा खुश थी और इस दौरान वो देखती है कि उसके फोन पर योंग वुक की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। उसे परेशान तो होना चाहिए था लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देती है क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर ग्योन वू आने वाला था। ग्योन वू के साथ वो खाना वगैरह खाती है, एंजॉय करते हैं ये लोग और फिर इन्हें योंग वुक की वो एप्लीकेशन याद आ जाती है। बातों ही बातों में ये उस एप्लीकेशन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और ग्योन वुक सिया को तंग करने के लिए कहता है कि चलो मैं अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर ये विश करता हूँ कि कल वाली तुम्हारी प्रैक्टिस मिस हो जाए। सिया उसे ऐसा करने से रोक रही थी लेकिन वो तो ये वीडियो बनाकर अपलोड भी कर देता है। उसे क्या पता था कि ये वीडियो काम कर भी जाएगा। अब दूसरी तरफ हमें योंग वुक को दिखाया जा रहा था। उसे इस टाइम किसी ने ग्रुप कॉल की हुई थी और उस ग्रुप कॉल के अंदर सिया और नारी भी थे
और ये दोनों ही योंगवुक के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कह रहे थे, जिससे योंगवुक टूटता जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके जान से प्यारे दोस्त उसके लिए ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक प्लॉट ट्विस्ट हमें ये भी नजर आता है कि योंगवुक जो ये सारी कॉल सुन रहा था वो कॉल फेक थी, क्योंकि इस टाइम उसकी दोनों दोस्तें कहीं और बिजी थी, सिया योंगवुक के साथ, जबकि नारी तो एक क्लब में थी। इस सीन के बाद अब हमें कहानी के कुछ नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और ये है एक शेमन। वो अपना कोई रिचुअल कर रही होती है तो अचानक पत्थरों के दरमियान में से एक सफेद सांप निकल कर आता है, जिसे देखकर वो डरती नहीं है बल्कि अजीबो गरीब तरीके से एक्साइटेड हो जाती है और अपने हस्बैंड को जाकर बताती है कि आज हमारे घर कोई आने वाला है, कोई अच्छा या बुरा। कौन आने वाला था, वो क्या था, ये सारी बातें नहीं बताई जाती और सीन कट होकर अब हमें ग्रुप के आखिरी मेंबर हाजून को दिखाया जाता है। हाजून इस टाइम योंगवुक का लैपटॉप ठीक कर रहा था। उसे योंगवुक के लैपटॉप के ऊपर उनके ग्रुप की पिक्चर्स नजर आती हैं और तभी उसे याद आता है कि जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने योंगवुक को बहुत उदास हुआ देखा था। वो उसे कॉल करने की सोचता है और जैसे ही उसका नंबर खोलता है तो उसे उस एप्लीकेशन का लिंक नजर आ जाता है और इससे पहले कि वो एप्लीकेशन खोल देता, यहाँ पर उसे उसकी बहन की कॉल आ जाती है और इस सब में वो खुद भी योंगवुक को कॉल करना भूल जाता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। योंगवू और सिया रोजाना की तरह एक साथ स्कूल आते हैं, लेकिन स्कूल में वो नारी और योंगवुक को नहीं देखते। उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं क्या पता वो क्लास में हो। सिया जब क्लास में जाती है तो नारी तो उसे नहीं मिलती, लेकिन योंगवुक मिल जाता है जो अब उनसे बात नहीं कर रहा था। वो अपना सर डेस्क से लगाए लेटा हुआ था और लगातार सिया के पीछे वाले डेस्क को घूर रहा था। इस टाइम उसके हाथ में पकड़े टाइमर में 2 मिनट शो हो रहे थे और सिया समझ नहीं पा रही थी कि वो टाइमर किस चीज का है। जैसे ही टाइमर खत्म होता है तो मोबाइल में नोटिफिकेशन बजने लगता है। नोटिफिकेशन की आवाज से टीचर को गुस्सा आ जाता है और सजा के तौर पर वो योंगवुक को खड़ा होने को कहते हैं, पर अब उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो अजीब हो रहा था। जब वो बेकाबू हुआ तो हाजून और योंगवुक ने उसे संभालने की कोशिश की। 1 मिनट को वो नॉर्मल भी हुआ, पर अगले ही मिनट वो दोबारा बेकाबू हो गया। अपने हाथ में पकड़े हुए कटर को उसने खोल लिया और वो यहाँ पर झूमने लगा। सबने उसके हाथ से कटर लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके हाथ से कटर को छुड़वा नहीं पाया। वो कटर को लेकर अब सिया के पीछे वाले बेंच पर गया और उसने वहां किसी को मारने की धमकी दी। वहां कोई भी नहीं था। सिया ने जब उसे संभालने की कोशिश की तो अब योंगवुक ने सिया को ही मारने की कोशिश की और इस सब में वो विंडो तोड़कर बाहर गिर गया। बाहर गिरते ही अब वो होश में आ जाता है और सिया से कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, ना मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। उसकी हालत काफी अजीब थी। सिया भी कंफ्यूज हो गई थी। हमें उसके मोबाइल के टाइमर में सिर्फ 26 सेकंड शो हो रहे थे। योंगवुक अब खुद से खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को अपने से दूर रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ को रोक नहीं पाता और उसका हाथ ही उसके गले को उसके कटर से काट देता है। साफ नजर आ रहा था कि कोई जबरदस्ती उसके हाथ के जरिए उसे मार गया है। वो किसी के पोजेशन में है, किसी के काबू में है और ये बात दूसरे लोग नहीं समझ पाते। उसके मरते ही हमें दिखाया जाता है कि वो टाइमर अब खत्म हो गया था और यहाँ हमें असल सारी कहानी समझ आती है कि ये टाइमर असल में उसी विश वाली एप्लीकेशन का था। वो विश एप्लीकेशन एक श्राप थी। अगर कोई भी उस एप्लीकेशन के जरिए विश मांग लेता था तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती थी, जैसे योंगवुक की हो गई। अगले सीन में हमें अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इन लोगों का बचपन दिखाया जाता है। सबसे पहले हम सिया को देखते हैं जिसके पेरेंट्स मर गए थे और उसके बाद वो अपनी आंटी के घर इस शहर में शिफ्ट हुई थी। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेली थी। यहाँ जब स्कूल में उसका एडमिशन हुआ तो सारे बच्चे उसे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे, पर यहाँ नारी और योंगवू ने उसे संभाल लिया था। हाजून को तो पहले ही नजर में सिया से प्यार हो गया था, लेकिन आज तक वो उसे कन्फेस नहीं कर पाया और ऐसे बचपन में बना ये ग्रुप आज तक साथ था। ये सब दिखाने के बाद सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर योंगवुक मरा था वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने ये सारा केस एक सुसाइड केस बना दिया था। इस सब के बाद हमें एक रात पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पहले हमें तो ये नजर आ रहा था कि सिया ने योंगवुक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वहीं अब हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जाता है। योंगवुक के अपने घर से चले जाने के बाद सिया योंगवुक से मिलने के लिए आई थी। वो उसका बर्थडे गिफ्ट भी लेकर आई थी और उसने योंगवुक को ये भी बताया था
कि वो जानती है कि उसने नारी और सिया की बातें सुनी हैं। नारी ने बेशक उसके बारे में कुछ बुरी बातें कही थी, लेकिन वो उसके लिए बुरा बिल्कुल नहीं चाहती। यहाँ पर सिया ने उसे यकीन दिलाया था कि सारे दोस्त उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कल को उसकी बर्थडे पार्टी पर भी जरूर आएंगे। ये सारी बात सुनने के बाद योंगबुक हैरान होता है और कहता है कि अभी कुछ देर पहले मुझे एक कॉल रिसीव हुई थी। वो कॉल तुमने मुझे नहीं की थी, लेकिन वो ग्रुप कॉल थी और उसमें मैं तुम्हारी और नारी की बातें सुन पा रहा था और तुम लोग प्लानिंग कर रहे थे मेरी बर्थडे में ना आने की। तब सिया ने बताया कि उसने तो ऐसी कोई कॉल नहीं की थी और इस चीज से योंगबुक और ज्यादा डर गया था। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं और दिखाया जाता है कि सिया ये सारा सीन याद कर कर रो रही थी। इस टाइम कोच उससे कहती है कि तुम घर जाओ और घर जाकर आराम करो, आज तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। पर सिया यहाँ कोच से कहती है कि प्रैक्टिस कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा, योंगबुक वापस नहीं आ जाएगा। उसके ऐसा कहते ही अब यहाँ पर छत से एक अजीब सा भारी पिलर नीचे गिरता है और यहाँ पर सिया मरते मरते बचती है। और यहाँ पर सिया को एक और फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि कल ग्योनमू ने भी एक विश मांगी थी और वो विश थी कि कल की सिया की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए और ये कैंसिल ऐसे होगी उसे उम्मीद नहीं थी। अब उसे सब समझ आ रहा था कि वो विशेस सच में कर्ज थी। इसी वजह से तो विश के बाद योंगबुक मारा गया और अब जब सिया ने उस विश का उल्टा करने की कोशिश की तो सिया की भी जान को खतरा हुआ। और अब सिया इस चीज को सोचते हुए और ज्यादा डर गई क्योंकि ग्योनवू ने वो विश मांगी थी तो उस विश मांगने के 24 घंटे बाद उसकी मौत हो सकती थी। उसकी विश इस टाइम पूरी हो गई थी और अब उसके पास 24 घंटे थे। डर कर वो ये सारी बात ग्योनवू को बताने के लिए जाती है और ग्योनवू भी उसकी बात से एग्री करता है क्योंकि अभी अभी उसे विश पूरी होने का नोटिफिकेशन आया था और सिया से भी उसे कंफर्म हो गया था कि उसकी प्रैक्टिस कैंसिल हो गई है और उसके बाद से ही उसके मोबाइल में वही 24 घंटे का टाइमर चलना शुरू हो गया था। सिया अब अपने सारे दोस्तों को बुला लेती है और इन सबको विश का कर्ज समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि ग्योनवू की जान खतरे में है, लेकिन यहाँ सभी लोग उसकी बात पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं। सिया गुस्से से झुंझला जाती है और कहती है मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग, मैंने अपने मॉम डैड को मरते हुए देखा है और अब मैं ग्योनवू को मरते हुए नहीं देख सकती। नारी जो इस टाइम सिया की आंखों में ग्योनवू के लिए प्यार देख रही थी वो सिया से और ज्यादा जेलस होने लगती है और सिया को और बुरा भला कहती है। जबकि यहाँ पे हाजून जो कि तकरीबन एक हैकर था वो इस एप्लीकेशन को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी वो टाइमर उसके फोन से खत्म नहीं होता। तब हाजून कहता है कि मुझे इस एप्लीकेशन के कोड्स चाहिए, शायद मैं कोड्स के जरिए इस एप्लीकेशन के टाइमर को बंद कर पाऊँ। अब सिया सब लोगों को एक साथ रहने को कहती है और अपने घर ले आती है क्योंकि उसके घर पर कोई भी नहीं होता था। यहाँ ग्योनवू आराम करने के लिए चला जाता है और इस टाइम ग्योनवू को एक कॉल आती है जिसमें नारी और सिया उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसी ही कॉल थी जैसी योंगबू को भी आई थी, लेकिन ग्योनवू इस चीज को जल्दी समझ गया क्योंकि इस टाइम सिया तो उसके साथ ही थी। वो जल्दी से ये कॉल सुनाने के लिए सिया के पास जाता है, लेकिन इतने में कॉल कट हो जाती है। सिया की बात सुनने के बाद ये सारे लोग अब डर जाते हैं और हाजून जल्दी से इस एप्लीकेशन के कोड्स पर काम करने की कोशिश करने लग जाता है। उसे जल्दी ये एप्लीकेशन के कोड्स मिल जाते हैं और वो हैरान होता है कि ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। वो उसके कोड से इस टाइमर को रिबूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब के दौरान हम देखते हैं कि ग्योनवू की हालत खराब होने लगती है। उसकी आंख में खारिश होने लगती है और वो अपनी आंख को बुरी तरह रब करता है। सारे उसे रोकते रह जाते हैं, लेकिन वो रब करते करते खड़ा हो जाता है और अब हम उसकी आंख को बुरी तरह लाल हुए देखते हैं और फिर उसे इसी आंख से सामने कोई दिखाई देता है जो उसे मारने के लिए आ रहा था। वो उसको कहता है मुझसे दूर रहो, मुझे मत मारना। ग्योनवू के अलावा कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। यहाँ पर नारी बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अब वो इन सारी चीजों की वीडियो बनाने लगी थी और अब इस सब के दौरान फाइनली हमें उस एंटिटी को दिखा दिया गया जो कि ग्योनवू के ऊपर थी। वो उसे मारना चाह रही थी, लेकिन ग्योनवू उससे बच रहा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये सोल और एंटिटी कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट सीन में दिखाई जाने वाली हायोंग ही है। ग्योनवू को जख्मी करने के लिए वो यहाँ पड़ी हुई एक शार्प कांच की चीज उठाती है और ग्योनवू के ही हाथ से उसकी आंख के अंदर स्टैब करवा देती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि ग्योनवू का फोन भी रिबूट हो जाता है, लेकिन एप्लीकेशन का टाइमर फिर भी वहीं का वहीं रहता है। ये देखकर ये सारे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और अब पोसेस हुआ ग्योनवू हाजून का ही गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ये सब रोकने की कोशिश की थी ना, तो अब देखना मैं तुम सबके साथ क्या करूंगी।
सिर्फ तुम्हारी वजह से, हाजून की वजह से सबकी जान जाएगी। वो स्पिरिट जिसने ग्योनवू को पोजेस किया हुआ था वो हाजून को गला दबाकर मारने ही वाली थी, पर उसे बचाने के लिए सिया यहाँ पर हाजून का ही लैपटॉप उठाती है और ग्योनवू के सर पे मार देती है, जिसकी वजह से ग्योनवू के हाथ से हाजून छूट जाता है और उसकी जान बच जाती है। जबकि ग्योनवू अजीबोगरीब नजरों से सिया को देखने लग जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये था कि ये सब जो हुआ था, इस सारी चीज को उस शेमन ने सेंस कर लिया था जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा है। और ये कैसे हुआ था ये मिस्ट्री तो आगे पता चलेगी। खैर, अब दिखाया जाता है कि जो लोग जख्मी थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। ग्योनवू की हालत इस टाइम बहुत ज्यादा नाजुक होती है और ग्योनवू के पेरेंट्स इस सब चीजों का जिम्मेदार सिया को ही मानने लग जाते हैं। जबकि यहाँ नारी सिया को काफी ज्यादा हौसला भी देती है। सिया नारी को कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम चाहो तो अपना सामान लेकर घर जा सकते हो। नारी का सामान सिया के घर पर था, इसलिए सिया उसे अपने घर का कोड बता देती है जो उसी की डेट ऑफ बर्थ थी। सीन कट होता है और हमें हाजून को दिखाया जाता है जो इस टाइम अपने घर पर था। उसे उसी शेमन की कॉल आती है जिसे हम बाहर देख चुके हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की हाजून की बहन है और वो इस टाइम हाजून को वार्न करती है उस स्पिरिट के बारे में जो स्पिरिट इनके पीछे पड़ी हुई थी। वो हाजून को बताती है कि उसकी और उसके सारे दोस्तों की जान खतरे में है क्योंकि उनके पीछे एक शैतानी स्पिरिट पड़ चुकी है जो कि लोगों को मारकर अपना गुस्सा निकालना चाहती है। पहले तो हाजून को अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो लड़की वो सारा हादसा डिटेल में हाजून को बताती है जो कि हाजून और ग्योनवू के साथ हुआ था, तो वो भी हैरान हो जाता है और अपनी बहन की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि हमें इस सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इनकी बातों के दौरान हम देखते हैं कि तो शेमन का सफेद सांप आकर उसके पत्थरों के ऊपर बैठ जाता है और ये जैसे अच्छा साइन नहीं था। वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और हाजून से कहती है कि फौरन जाकर सिया को चेक करो। हाजून यहाँ पर निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में ग्योनवू को दिखाया जाता है जिसे अब हार्ट अटैक आने लगा था। हालांकि जख्मी तो उसकी आंख थी। सिचुएशन को लगातार खराब होते देखकर वो शेमन अपने हस्बैंड को एक डैगर निकालने को कहती है। वो डैगर क्या करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। जबकि अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया ग्योनवू के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। वो उसे अपनी मॉम डैड की तरह अपनी जिंदगी से ज्यादा नहीं देख सकती, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए अब वो भी उसी एप्लीकेशन से विश मांग लेती है, जो एप्लीकेशन बेसिकली एक श्राप है। वो अब इस एप्लीकेशन में अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद ग्योनवू की जान बचाने के लिए विश वाली वीडियो बनाती है और अपलोड कर देती है। और ऐसा करते ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ग्योनवू के फोन में वो टाइमर बंद हो जाता है और वो जो दूसरी तरफ मर रहा था एकदम से उसकी हालत भी ठीक हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि सिया की विश पूरी हो गई। अब ग्योनवू तो लंबी जिंदगी जिएगा, लेकिन सिया अगले 24 घंटों में मर जाएगी। खैर, एक बड़ी बात जो सिया को पता चली थी वो ये थी कि उसे टाइमर को रोकने का फिलहाल के लिए एक टेम्परेरी सोल्यूशन मिल गया था। इस तरह एक दूसरे के लिए विश मांग कर ये लोग इस एप्लीकेशन को कंफ्यूज जरूर कर सकते थे। इसी टाइम पर हाजून अब सिया के पास पहुंच जाता है और सिया उसे सब कुछ सच बता देती है कि उसने भी उस एप्लीकेशन से एक विश मांग ली है। हाजून उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? तब वो जवाब में कहती है कि जब योंगवुक मरा था मैंने उस टाइम भी एक इनविजिबल एंटिटी को अपने करीब फील किया था और उसी एंटिटी को मैंने ग्योनवू के करीब भी फील किया था जिस टाइम वो सब हो रहा था। मैं जानना चाहती हूँ कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। अब सीन कट होकर हमें नारी को दिखाया जाता है जिसके पास ग्योनवू के फोन के साथ साथ अपना भी फोन है। वो ये देखकर हैरान होती है कि ग्योनवू के फोन का टाइमर अचानक से बंद हो गया है, लेकिन उसके फोन का टाइमर चल रहा है। और यहाँ पर हैरान होने वाली बात ये है कि नारी ने भी एक विश मांगी है और वो 2 घंटे पहले पूरी हो भी गई है और अब उसका टाइमर भी चल रहा है। यानी अब सिर्फ सिया की ही नहीं बल्कि नारी की भी जान को खतरा है। सीन दोबारा हाजून और सिया की तरफ शिफ्ट होते हैं। हाजून सिया से कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी बड़ी बहन के पास। मैंने तुम सबसे झूठ कहा था कि वो फॉरेन में पढ़ने गई हुई है। असल में वो एक शेमन है और मैं इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब के टाइम उन्हें सारी सिचुएशन का अंदाजा है और वो हमारी हेल्प कर सकती हैं सारी सिचुएशन से निकलने में। ये लोग बिना देरी किए वहाँ के लिए निकल जाते हैं और वो ड्राइवर अब आधे रास्ते में ही उन्हें छोड़ जाता है क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा डरावना था। काफी देर तक तो ये दोनों चलते रहते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर सिया को लगता है
कि उसके पाँव को कोई जकड़ रहा है। डरकर वो भागने लग जाती है और भागते भागते अच्छा ही होता है क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चलता कि अब वो उस घर भी पहुंच जाते हैं जो उनकी मंजिल थी। अब इससे पहले कि ये लोग घर के अंदर चले जाते, सिया को एक कॉल आ जाती है। सिया इस कॉल को उठाती है। इससे पहले ही यहाँ पर वो शेमन आ चुकी थी। वो सिया को कॉल उठाने से मना भी कर रही थी, पर सिया उस टाइम पर कॉल उठा चुकी थी। कॉल उठाते ही हमने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गईं और ऐसा लगा कि जैसे किसी एंटिटी ने या किसी पावर ने उसे पोसेस कर लिया हो। असल में ये कॉल हायोंग ही कर रही थी और इस कॉल के जरिए वो सिया को पोसेस करना चाहती थी। ऐसे वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो सिया को कोई भी और नुकसान पहुंचाती, उस शेमन ने सिया का हाथ पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से सिया पर काबू पाते हुए उसने सिया के हाथ से उसका फोन नीचे गिरवा दिया और उसके बाद सिया बेहोश हो गई। जिसके बाद शेमन ने हाजून को बताया कि वो स्पिरिट इस फोन को ही वेसल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है सिया और तुम सब लोगों से कनेक्ट करने के लिए। सिया को बचाने के लिए अब उन्हें एक रिचुअल करना था और अगर रिचुअल कामयाब हो जाता तो सिया की जान बच जाती। कुछ देर में रिचुअल स्टार्ट कर दिया जाता है और बेहोश सिया को लिटा दिया जाता है रिचुअल के दरमियान में। यहाँ पर ये लोग उस फोन को साइड पर रख देते हैं और रिचुअल के जरिए वो शेमन सिया की सोल को पहुंचा देती है अंडरवर्ल्ड में और सिया से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है और तुम्हें इस असली दुनिया में आना है तो तुम्हें यहाँ की सारी मुश्किलें पार करते हुए यहाँ पर 3 दरवाजों को ढूंढकर उन्हें पार करना होगा, जिसके बाद तुम्हारी जान इन सारी चीजों से बच जाएगी और तुम इस लड़की के कर्ज से बाहर निकल आओगे। अब शेमन के हस्बैंड यहाँ पे एक कैंडल टाइप कोई चीज चला देता है और यहाँ पर पता चलता है कि सिया के पास बस इस स्टिक के जलने तक का ही वक्त है एक दरवाजे को खोलने के लिए। अब इस स्टिक को बुझाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी हवाएं चलने लग जाती हैं जो कि नेगेटिव एनर्जीज ही चला रही थी। इसीलिए शेमन का हस्बैंड यहाँ पर एक गोल दायरा लगा देता है उसी डैगर से, जो डैगर इन्होंने इसी मुश्किल वक्त के लिए निकाल रखा था और इस डैगर से बनाया हुआ निशान अब यहाँ पर आने वाली सारी नेगेटिव एनर्जीज को रोक देता है। अब हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेमन सिया को एक दरवाजा दिखा रही थी जो उसे पार करना था। हमें पता चलता है कि इस टाइम अंडरवर्ल्ड के अंदर वो शेमन खुद नहीं गई हुई, वो एक धागे के जरिए अपने आप को सिया से कनेक्ट किए हुए है और वो बस सिया को गाइड कर रही है। यहाँ पर शेमन सिया को वार्न भी करती है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, पीछे से बम फटने की या मरने की आवाज क्यों ना आ जाए, तो इन्हें पीछे ही नहीं देखना, क्योंकि अगर तुमने पीछे देखा तो स्पिरिट को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और फिर मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगी। इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शेमन एक मास्क पहन लेती है जबकि सिया एक दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। दरवाजे के अंदर की दुनिया उसका स्कूल था। इस स्कूल के अंदर वो स्पिरिट सिया को योंग वूक के मरने वाला सीन दिखा दिखा कर बार बार डरा रही थी। सिया कदम घुटने लगता है और वो जाकर यहाँ एक खिड़की खोल लेती है, लेकिन खिड़की के अंदर बहुत सारे शीशों में उसे अपना आप ही दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि अगर उसे सिचुएशन से बाहर निकलना है तो उसे दूसरा दरवाजा ही ढूंढना होगा। अब सिया यहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो एक और दरवाजे के सामने फाइनली पहुंच जाती है। ये दरवाजा ही असल था, ये बात उसे शेमन कंफर्म कर देती है और असली दुनिया में शेमन अपने हस्बैंड से एक दूसरी स्टिक जलाने को कहती है। उसके बाद अंडरवर्ल्ड में सिया वो दरवाजा खोल देती है और इस दरवाजे के पार उसके सामने उसकी सारी वही पेनफुल मेमोरीज आ जाती हैं जिसमें उसके मॉम और डैड उसे छोड़ कर गए थे। और यहाँ हमें एक सच्चाई ये भी पता चलती है कि उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह सिया ही थी, क्योंकि वो बार बार अपने डैड को ड्राइव करते हुए तंग कर रही थी। हालांकि सिया ने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को अपने मॉम डैड की मौत का कसूरवार मानती थी। सिया अपनी मेमोरीज में फंस जाती है और वहाँ शेमन का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है, क्योंकि अगर इस स्टिक के खत्म होने तक सिया ने अगला दरवाजा ना ढूंढा तो सिया अंडरवर्ल्ड में ही रह सकती थी और यहाँ उसकी बॉडी मर सकती थी। अंडरवर्ल्ड के अंदर शेमन अब सिया को बार बार ये रियलाइज करवाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें जल्द ही एक दूसरा दरवाजा खोलना है। फाइनली सिया को होश आ भी जाता है और उसे एक दूसरा दरवाजा नजर भी आ जाता है। जैसे ही वो उस दरवाजे के करीब जाने वाली होती है तो पीछे से उसकी मॉम उसके पाँव पकड़ लेती है। सिया पीछे देखने वाली होती है पर शेमन बार बार उसे पीछे देखने से रोक लेती है। यहाँ पर वो स्टिक भी बिल्कुल बुझने के करीब थी। सिया की जान खतरे में थी और ऐसी पैनिक सिचुएशन देखकर हाजून, जो कि सिया को पसंद करता था, वो सिया को बचाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पर लिखकर उसी एप्लीकेशन से विश मांगने का सोचता है। और हाजून की बहन शेमन अपने भाई की जान को खतरे में डलता देखकर दोबारा से सिया के हाथ में बंधा हुआ वाइट धागा बार बार हिलाते हैं ताकि सिया होश में आ जाए
और वो साथ साथ अंडरवर्ल्ड में उसे ये भी बताती हैं कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है, वो वही स्पिरिट है जो चाहती है कि तुम इसी दुनिया में रह जाओ। शेमन की बात सुनकर उसे पूरी तरह होश आ जाता है और वो फाइनली उस दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही असली दुनिया में उसकी आंख खुल जाती है। इस टाइम वो शेमन के घर ही जागी थी और उसकी आंखों के सामने हाजून के साथ साथ शेमन के हस्बैंड भी थे। वो इन दोनों से पूछती है कि शेमन कहाँ है, तो ये लोग कहते हैं वो कुछ देर आराम करने गई है क्योंकि काफी देर से वो रिचुअल कर रही थी। लेकिन सिया को उनकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि अपने दिमाग में वो शेमन की बातें सुन पा रही थी। वो आवाज बार बार सिया से कह रही थी कि तुम्हें अगला दरवाजा ढूंढना है। और जब ये बात हाजून को वो बताती है तो हाजून उससे कहता है कि जरूर ये उस स्पिरिट की आवाज होगी और मुझे लगता है कि वो स्पिरिट तुम्हारे साथ असली दुनिया में भी आ गई है। सिया बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी, उसे इन सारी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था और अब उसे ये भी लगने लगा था कि ये भी सारा शायद उस स्पिरिट का ही ड्रामा है। असली दुनिया में शेमन बार बार सिया को बुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सिया कंफ्यूज थी। इसी दौरान हमें अंडरवर्ल्ड में दिखाया जाता है कि हाजून की आंख में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उसकी आंख लाल पड़ जाती है और शेमन का हस्बैंड हाजून से कहता है कि अगर सिया पीछे मुड़कर देख ले तो तुम ठीक हो सकते हो, नहीं तो तुम मर जाओगे। हाजून की जान बचाने के चक्कर में सिया पीछे देख लेती है और यहाँ हो जाता है सारा का सारा काम खराब। उसके पीछे देखने पर स्पिरिट शेमन की परछाई को भी देख लेती है। उसे शक पहले ही हो गया था जब सिया ने उसे कहा था कि उसे अपने दिमाग में शेमन की आवाजें आ रही हैं और अब तो स्पिरिट का शक भी यकीन में बदल गया था कि शेमन अंडरवर्ल्ड में अपनी परछाई के जरिए सिया की मदद कर रही है। इसी वजह से अब वो शेमन को नुकसान पहुंचाती है और असली दुनिया में शेमन को वॉमिटिंग होने लग जाती है, उसकी हालत बिगड़ जाती है और अब वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम मेरी अंडरवर्ल्ड में जाने की तैयारी करो। शेमन कहता है कि ऐसा करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अगर तुम 3 मिनट में वापस ना पहुंची तो तुम मारी भी जा सकती हो। लेकिन शेमन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब रिचुअल दोबारा शुरू हो जाता है और हमें सिया को दिखाया जाता है जो अब अंडरवर्ल्ड में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। असलियत सामने आने के बाद स्पिरिट उसे उतना डरा रही थी जितना वो डरा सकती थी। वो उसके आसपास बहुत सारी लाशें गिरा देती है और ये लाशें उन सभी लोगों की थी जिनको स्पिरिट ने यहाँ लाकर मारा था। इन्हीं लाशों के अंदर उसे शेमन खड़ी हुई दिखाई देती है। सिया को लगता है कि अभी भी ये उसका वहम ही है, लेकिन यहाँ पर शेमन सचमुच में आ चुकी थी। शेमन सिया के हाथ में एक रेड धागा दिखती है और उसे पता चल जाता है कि स्पिरिट ने उसका दिया हुआ व्हाइट धागा तोड़कर सिया के हाथ में रेड धागा बांध दिया जिससे वो सिया को अपने साथ ले सके। बिना टाइम ज़ाया किए अपने क्रॉसबो और एरो से उस धागे को तोड़ देती है और जल्दी से सिया को लेकर दरवाजे की तरफ भागती है और ऐसे ही सीन कट होकर हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है। सिया को अब होश आ गया था और ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वो शेमन भी फिलहाल बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर हाजून अपनी बहन से पूछता है कि क्या आप सब कुछ ठीक हो गया है, क्या रिचुअल कामयाब हो गया है। शेमन बताती है ये रिचुअल तो कामयाब हो गया है, वो देखो सिया के फोन पर टाइमर भी रुक गया है, लेकिन ये सब परमानेंट नहीं है और सब कुछ ठीक करने के लिए अभी उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। खैर इसके बाद वो शेमन अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि वो व्हाइट स्नेक जो उसके पास था वो उसके हाथ पर लिपट कर उसके सारे जख्म हील कर देता है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब ग्यानवो को होश आ चुका था। यहाँ पर उससे मिलने के लिए नारी आई कि सिया और हाजून यहाँ पर नहीं है, तो उसने मौके का फायदा उठाने का सोचा और सिया और ग्यानवो के दरमियान में लड़ाई करवाने की साजिश शुरू कर दी। उसने ग्यानवो को वो वीडियो दिखाई जो उसके पोजेस होने के टाइम पर उसने रिकॉर्ड की हुई थी और उसमें साफ नजर आ रहा था कि किस तरह सिया हाजून को बचाने के लिए ग्यानवो को मार रही थी। ऐसे ग्यानवो दुखी हो जाता है जबकि वो ये तो जानता ही नहीं कि सिया ने अपनी जान तक उसके लिए खतरे में डाल दी। अब सब लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सिया की जान को पूरी तरह से कैसे बचाया जाए। शेमन सबको बताते हैं कि हर स्पिरिट ने अपने आप को किसी न किसी चीज से जोड़ा हुआ होता है जिसके जरिए वो रियल वर्ल्ड में कनेक्ट कर पाती है और मैंने देखा है कि उस स्पिरिट ने अपने आप को एक फोन से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इस टाइम वो फोन अंडरवर्ल्ड के अंदर है। अगर सिया दोबारा रिचुअल करके अंडरवर्ल्ड के अंदर जाती है और उस फोन को ले आती है तो सबके अंदर से वो कर्ज खत्म हो जाएगा। हाजून कहता है सिया ही क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता। तब शेमन बताती हैं कि असल में सिया पहले से ही उस स्पिरिट से कनेक्ट हो चुकी है। इस सब के बाद ये लोग सोने चले जाते हैं और आधी रात में सिया देखती है कि बारिश होना शुरू हो गई थी, लेकिन वो जब अपने हाथों पर देखती है तो बारिश के कतरों के बजाय उसके ऊपर खून के कतरे गिरने लगते हैं और देखते ही देखते ये पूरा कमरा खून से भर जाता है। सिया बुरी तरह डर जाती है और तभी उसके सामने हाई योंग आ जाती है, यानी वो स्पिरिट। वो सिया के पीछे इशारा करती है और सिया जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपनी ही जैसी एक और लड़की दिखाई देती है जिसने उसी का स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था।
सिया पूरी तरह डर जाती है और होश में आ जाती है और पता चलता है कि ये सब कुछ जो अभी दिखाया गया वो सिया का बस एक बुरा ख्वाब था। वो इस ख्वाब के बारे में जब जाकर शेमन को बताती है तो शेमन कहती है कि मुझे लगता है कि उस कर्ज के पीछे सिर्फ हायुंग ही नहीं कोई और भी है। सारी चीजों का अंदाजा लगाते हुए शेमन को एक और बात ये भी पता चलती है कि जैसा फोन हायुंग के पास अंडरवर्ल्ड में है उसकी कॉपी इसी असल वर्ल्ड में भी है और उसे वो कॉपी फोन भी ढूंढना है। अब यहाँ पर हाजुन सबसे कहता है कि मैं वो फोन ढूंढने की ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने घर जाना होगा। शेमन उन्हें घर जाने की परमिशन दे देती है और सिया को एक वाइट ब्रेसलेट देती है जो सारी इविल एनर्जी से उसे प्रोटेक्ट करेगा। घर आते ही योंगबुक के फोन के जरिए हाजुन अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देता है और देखता है योंगबुक के फोन पर किसी अजनबी की कॉल आती है। हाजुन वो कॉल उठा लेता है और माइक ऑफ कर देता है और मैसेज के जरिए उससे बात करने लगता है। वह लड़का योंगबुक से पूछता है कि तुम काफी दिन से मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। योंगबुक की जगह जब हाजुन इस बात का कोई जवाब नहीं देता तो वो लड़का बताता है मैं बहुत ज्यादा डर गया था। आजकल मैं ये भी बातें सुन रहा था कि तुम्हारी मौत हो गई है। खैर जितना जल्दी हो सके अब तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। इस सारी कॉल को सुनकर हाजुन को लगता है कि जरूर इस लड़के का उस एप्लीकेशन से कोई ना कोई ताल्लुक होगा, इसलिए वो उस लड़के से मिलने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। पर मसला ये था कि उन्हें योंगबुक की उस सीक्रेट लोकेशन का नहीं पता था जहाँ पर वो मिनसुक से मिलते थे। अब वो योंगबुक और उसके जो दूसरे साथी मिनसुक की कॉल आई थी उन दोनों के ही फोन की लोकेशंस को हैक करता है और पता चलाता है कि सेम टाइम पर ये दोनों एक पॉइंट पर कहाँ होते थे। उसके बाद ये सब मिलकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लड़का योंगबुक की जगह इन तीनों को देखकर भागने लग जाता है। उसके भागने की रीजन इन्हें समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ पर सिया जो कि एथलीट है वो जल्दी से उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। ये लोग अब उसकी पिटाई लगाते हैं और उससे पूछते हैं बताओ तुम योंगबुक से क्यों मिलते थे। तब वो यहाँ बताता है कि वो योंगबुक को कुछ मेडिसिन देने के लिए मिलता था। वो मेडिसिन क्या थी ये तो नहीं बताया जाता, लेकिन अब हाजुन उससे उस एप्लीकेशन के बारे में पूछता है। यहाँ पर ये लड़का कन्फेस कर लेता है कि योंगबुक और उसे उस एप्लीकेशन का लिंक एक डार्क वेब पर मिला था और योंगबुक ने उसे ट्राई करने का फैसला कर लिया था। यहाँ पर इन सबको एक और शॉकिंग बात ये पता चलती है कि योंगबुक को पहले से ही पता था कि वो एप्लीकेशन कर्स है और अगर वो विश मांगेगा तो मारा जाएगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ था। पर योंगबुक ने उस सारी बातों को सच नहीं माना और फिर भी विश मांग ली। अब हाजुन जब इनसे उस पोस्ट का लिंक मांगता है तो मिनसुक देखता है कि वो पोस्ट तो सेंडर ने डिलीट कर दी थी। अब ये लोग मिनसुक को अपने साथ बिठा लेते हैं और मिनसुक इन्हें बताता है कि वो पोस्ट जिसके नीचे ये सारी चीजें और एप्लीकेशन का लिंक था वो इन्हीं के स्कूल की हॉरर स्टोरी के एक पेज से आई थी। अब यहाँ पर हाजुन हैकिंग के जरिए दोबारा उस पोस्ट को रिकवर करने लग जाता है और उसे पोस्ट की वीडियो के अंदर दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन दोनों लड़कियों का नाम मिनसुक जानता था। एक लड़की तो हायोंग थी जिसे हमने भी पहचान लिया और दूसरी लड़की का नाम मिनसुक ने शिबॉन बताया था। बातों के दौरान मिनसुक इन लोगों को बताता है कि शिबॉन एक शेमन की बेटी थी और हो सकता है कि इस कर्ज का शिबॉन से और शेमन से कोई ना कोई ताल्लुक हो, इसलिए फौरन शिबॉन के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग अब जब शिबॉन के एड्रेस पर पहुंचते हैं तो यहाँ तो उन्हें पूरा इलाका ही खाली मिलता है। ये लोग घरों की छतों पर पहुंचते हैं और इन्हें यहाँ बस एक लाइट जली हुई दिखाई देती है। ये लोग उस शॉप के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है जो इनके पूछने पर इन्हें बताती हैं कि शिबॉन सच में एक शेमन की बेटी थी, लेकिन पिछले 3 साल से ना तो शिबॉन को देखा गया है और ना ही शेमन को देखा गया है। यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद शेमन का हस्बैंड जो खुद भी शेमन है और इस टाइम हाजुन और के साथ है, वो शिबॉन के घर जाने का फैसला करता है और शिबॉन के घर के अंदर जाने से पहले वो हाजुन और सिया को बहुत ही करीब खड़ा कर देता है और उनके इर्द गिर्द एक सर्कल बना देता है और उन दोनों को मना करता है सर्कल से बाहर निकलने के लिए। लेकिन यहाँ इनकी शरारतें खत्म ही नहीं होती। हाजुन जब उसके सर के ऊपर बैठा हुआ मच्छर मारने की कोशिश करता है तो सिया गलती से उस सर्कल से बाहर निकल जाती है और उसे तभी यहाँ पर एक स्पिरिट दिखाई देती है जिसने उसी के स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती और डर जाती है। जबकि अंदर हमें शेमन को दिखाया जाता है। वो जब इस घर को चेक कर रहा था तो उसे इस घर से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, लेकिन इस टाइम जो उसका मैजिकल कंपास था वो यहाँ किसी नेगेटिव एनर्जी के होने की भी कोई खबर नहीं दे रहा था। इस पूरे घर को देखते हुए आखिरकार उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है जो वॉलपेपर के पीछे था। वो उस दरवाजे को खोल लेता है और दरवाजे के अंदर जाने पर वो डर से पागल होने लगता है, क्योंकि अंदर हुडो मैजिक की चीजें रखी हुई थी जो ब्लैक मैजिक से ही मिलता जुलता है और वहाँ पर एक स्कूल गर्ल की यूनिफॉर्म भी थी। अब क्योंकि ये लड़का कोई बहुत बड़ा शेमन नहीं था तो इसलिए ज्यादा चीजें उसे समझ नहीं आ रही थी। वो हर चीज की पिक्चर को क्लिक कर लेता है ताकि जाकर अपनी वाइफ यानी हाजुन की बहन को दिखा सके। बाहर हमें दिखाया जाता है कि सिया अब किसी ट्रांस में जाते हुए
उस स्पिरिट का पीछा करने लगी थी जो उसे अभी दिखाई दी थी। हाजून भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो स्पिरिट अचानक से जमीन की तरफ इशारा कर गायब हो जाती है। ये लोग जब उस जगह पर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक स्कूल गर्ल की यूनिफॉर्म मिलती है जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था और इसके अंदर शिबॉन और हायोंग दोनों की ही तस्वीर थी। इस यूनिफॉर्म के मिलने के बाद हाजून अपने ब्रदर इन लॉ को अंदर से बुला लेता है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। वो शेमिन अपनी वाइफ को सारी पिक्चर सेंड कर देता है और हाजून की बहन भी उन पिक्चर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और समझ जाती हैं कि शिबॉन की मॉम कोई नॉर्मल शेमन नहीं थी, वो एक बहुत ही ताकतवर शेमन थी। यहाँ पर हो तो बहुत कुछ गलत रहा था, लेकिन हाजून की बहन इन सबसे कहती है कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना, आप लोगों को बस वो फ़ोन ढूंढ कर लाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात सुनकर हाजून के दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर उसे उस एप्लीकेशन का पूरा एक्सेस मिल जाए और वो उस एप्लीकेशन में अपलोड हुई सबसे पहली वीडियो को देख लें तो उस वीडियो के जीपीएस के जरिए उन्हें पता चल जाएगा कि वो वीडियो किस फोन से बनाई गई। और जाहिर सी बात है कि अगर वो पहली वीडियो होगी तो उसे इस एप्लीकेशन का लिंक भेजने वाला डेवलपर ही होगा। हाजून को लग रहा था कि जो भी उस एप्लीकेशन का डेवलपर है वो उसी फोन से कनेक्टेड है और इस तरह फोन मिलने के चांसेस उसे बहुत ज्यादा लग रहे थे। अब यहाँ पर एक और मसला आ जाता है, ये लोग वीडियोस को डाउनलोड नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें एक रजिस्टर्ड अकाउंट की जरूरत थी और रजिस्टर्ड अकाउंट 18 साल से ऊपर के होते हैं। यहाँ पर सिया उसे कहती है कि इसका भी हल है मेरे पास, कोच के सारे पासवर्ड सारी चीजें मुझे पता हैं और हम इस टाइम स्कूल जाकर कोच के कंप्यूटर के जरिए ही सारा काम कर सकते हैं। खैर जल्द ही ये लोग उस एप्लीकेशन की विशेष वाली वीडियो तक पहुंच जाते हैं और उन्हें यहाँ पर नारी की भी विश वाली वीडियो मिलती है जिसमें वो 2 लोगों की मौत मांग रही थी। एक तो योंगवुक था और दूसरे की मौत यहाँ पर सस्पेंस रखती जाती है। यह सारी वीडियो देखने के बाद सिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है देखो नारी ने भी तो विश मांगी थी, उसे भी 24 घंटे बाद मर जाना चाहिए लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। ये दोनों इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सीन्स जाते हैं फ्लैशबैक में और हमें देखने को मिलता है कि नारी ने वो विश क्लब में खड़े होकर मांगी थी और उस टाइम वो नशे में थी। वो मारना किसी को भी नहीं चाहती थी पर क्योंकि उसका कजन ब्रदर उसे तंग कर रहा था और योंगवुक उसे पसंद नहीं था इसीलिए उसने नशे में दोनों की मरने की विश मांग ली। हालांकि उसकी कजन सिस्टर उसे मना करती भी रही। अब अगली सुबह जब नारी स्कूल आई और उसने देखा कि योंगवुक बुरी तरह से मरा है तो वो घबरा गई। डरकर वो वॉशरूम में गई और वहां उसे कॉल आई जिससे उसे पता चला कि उसका कजन ब्रदर भी मर गया है और इस तरह उसे पता चल गया कि वो एप्लीकेशन सच थी और एक कर्ज भी थी। इस टाइम उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वॉशरूम के बाहर कोई बुरी तरह नॉक कर रहा है और उसे मारना चाह रहा है। डरकर जब वो बाहर निकली तो वहाँ कोई भी नहीं था और अब उसके मोबाइल पर वो टाइमर भी शुरू हो चुका था। वो पागल हो गई और घर गई। उसने अपनी कजन सिस्टर को धमकाया कि क्या तुम मुझे कल रोक नहीं सकती थी? अगर तुम मुझे कल रोक लेती और मुझे बता देती कि ये एप्लीकेशन कर्स्ड है तो मैं कभी किसी के मरने की विश ना करती। डर के मारे उसकी कजन सिस्टर भी रोने लगती है और बताती है कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये एप्लीकेशन कर्स्ड है। पहले जब हम इसमें विश मांगा करते थे तो ये टाइमर वगैरह नहीं आया करता था, लेकिन अब जो मुझे बातें पता चली हैं उस सब के मुताबिक मुझे एक लड़की का पता चला है जिसका नाम है शिबॉन। वो हमारे ही स्कूल में पढ़ा करती थी और उसकी मॉम एक शेमन थी। मैंने सुना है कि उसी ने इस एप्लीकेशन को कर्स्ड किया है और उसी के जरिए ये कर्ज खत्म किया जा सकता है। जाओ जाकर तुम उसे ढूंढो। यानी ये सारी कहानी जो सिया और हाजून इतने बड़े रिचुअल के बाद पता चला पाए हैं वो बात नारी को पहले ही पता थी कि उसे ये कर्ज तोड़ने के लिए शिबॉन से मिलना पड़ेगा, लेकिन उसने इसके बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताया क्योंकि अगर वो अपने दोस्तों को ये बात बता देती तो सभी उससे नफरत करने लगते क्योंकि सबको ये भी तो पता चल जाता कि उसी ने अपने दोस्त के मरने की विश की थी। इसीलिए उसने ये बात छुपा ली और फिर योंगवुक को तो सिया के खिलाफ उसने इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि सिया उसकी लाइफ से चली जाए। और उस दिन जब योंगवुक को उन स्पिरिट्स ने पोसेस किया था तब नारी ने वीडियो पहले इसीलिए बनाना शुरू की थी ताकि वो उन स्पिरिट्स को अपनी वीडियो में कैप्चर कर सके, लेकिन वो स्पिरिट्स तो कैप्चर हुई नहीं और उसने वो वीडियो योंगवुक को दूसरी तरह से दिखा दी। खैर अब पास्ट में ही जब सिया नारी को अपने घर भेजती है फोन उठाने के लिए तो उस टाइम नारी नोटिस करती है कि उसका और योंगवुक दोनों के ही विशेष का टाइमर रुक गया था। पहले तो वो ये देखकर हैरान हुई, लेकिन फिर उसने कुछ कैलकुलेशन की और उसे पता चला कि जब इस एप्लीकेशन के जरिए कोई नया इंसान विश मांग लेता है तो पिछले इंसान का टाइमर रुक जाता है। क्योंकि नारी के विश मांगने के कुछ घंटों बाद ही योंगवुक ने विश मांग ली थी इसलिए नारी का टाइमर रुक गया था।
और ग्योनवू के बाद सिया ने विश मांग ली थी, इसीलिए ग्योनवू का टाइम रुक गया था। टाइमर को रोकने का सोल्यूशन जानकर नारी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उस टाइम उसने ये सोल्यूशन हाजून को मैसेज भी किया था, पर हाजून का फोन क्योंकि घर पर था और वो सिया को लेकर अपनी बहन के घर गया हुआ था, इसीलिए इन्हें वो बात पता चल ही नहीं। इन्हीं मैसेजेस के दौरान वो ग्योनवू का फोन यूज कर रही थी और तभी उसे ग्योनवू के फोन पर सिया का मैसेज मिलता है, जिसमें वो कहती है कि उसे भी टाइमर रोकने का एक सोल्यूशन मिल गया है, लेकिन वो इस बारे में नारी को नहीं बताएंगे। और ये मैसेज पढ़कर उस टाइम नारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी मैसेज सिया ने किया ही नहीं। सिया के मोबाइल के जरिए ही वो स्पिरिट सब लोगों को सिया के खिलाफ करती और ऐसा ही उसने अब नारी के साथ। अब दुख में नारी यही रात को सिया के घर पर ही सोने का फैसला करती है और हम देखते हैं कि एक लाल रंग का धागा ठीक उसकी आंख के ऊपर आकर गिरता है, लेकिन वो इस धागे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सुबह होने पर तो उसे इस धागे के बारे में सब कुछ भूल भी जाता। खैर इतने में ही सिया के घर ग्योनवू आता है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था हैरानकुन तौर पर। वो यहाँ आकर नारी को देखता है और नारी को बताता है कि कल जब यहाँ पर उसे किसी चीज ने पोजेस किया था, उस टाइम उसने उसी के स्कूल के यूनिफॉर्म पहनी हुई एक स्पिरिट देखी थी। नारी अपना सर झुका लेती है और ग्योनवू से कुछ नहीं कहती। ग्योनवू को ऐसा लगता है कि नारी उस पर यकीन नहीं कर रही, लेकिन असल में नारी ने सर इसलिए झुकाया था ताकि ग्योनवू उसका चेहरा न पढ़ सके कि वो भी उस स्पिरिट को देख सकती है। खैर इसके बाद ग्योनवू जाता है एक सर्विस सेंटर और वो अपने फोन का पता चलाता है, क्योंकि उसे उसका फोन नहीं मिल रहा था और असल में वो फोन उसका नारी के पास था और नारी उस फोन के जरिए सिया से बात कर रही थी। और हम समझ सकते हैं कि सिया से नहीं, वो स्पिरिट से बात कर रही जो उसे सिया के खिलाफ भड़का रही थी। इसके बाद वो नारी को लेकर अपने स्कूल में आ जाता है, क्योंकि वो उस लड़की का रिकॉर्ड ढूंढना चाहता था जिस लड़की की स्पिरिट उसे दिखी थी। उस टाइम उसके मुंह पर एक स्कार था। ग्योनवू बताता है कि हर मरने वाले बच्चों का रिकॉर्ड भी इसी स्कूल में होता है। वो तो चुपके से रिकॉर्ड रूम में चले जाते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि सिया और हाजून भी इस टाइम इसी स्कूल में है और उसी रास्ते से आए हैं जिस रास्ते से ये लोग आए हैं। अब ढूंढने पर ग्योनवू को वो रिकॉर्ड मिल भी जाता है, जो एक लड़की के बारे में था जिसने स्कूल में ही सुसाइड की थी। यहाँ उसका नाम शिबॉन पता चलता है और शिबॉन का नाम सुनते ही नारी एक्टिव हो जाती है और फौरन इस फाइल को लेने की कोशिश करती है, पर ग्योनवू उससे पहले ही शिबॉन वाला पेज फाड़कर अपने पास रख लेता है। खैर नारी को अब तक ये तो पता चल चुका था कि शिबॉन मर चुकी है, इसीलिए अब वो अपना कर्ज किससे खत्म करवाती इस सोच में भी वो पड़ जाती है। ये सोचते हुए नारी इस रूम से दूसरे रूम में जाने लगती है और तब ग्योनवू पीछे से बोलता है, मैं जानता हूँ नारी कि उस दिन तुम भी उस स्पिरिट को देख पा रही थी और तुमने भी एक विश मांगी हुई थी। अपना राज खुलते देखकर नारी भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, ठीक है, अगर मैंने बात छुपाई तो इसमें क्या गलत किया? तुम लोग मेरे दोस्त हो, क्या तुम लोग मुझसे कुछ नहीं छुपाते? तुमने और सिया ने उस टाइमर को खत्म करने का एक सोल्यूशन ढूंढ लिया था। तुम दोनों आपस में बातें करते रहे कि तुम उसके बारे में मुझे नहीं बताओगे, और तुम लोग ये बात भी जानते थे कि मैं भी उसी मुसीबत में हूँ। ये बात सुनकर ग्योनवू हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास पिछले कितने दिनों से मोबाइल ही नहीं है, तो सिया मुझसे बात कैसे करेगी? देखो, मैंने तो अभी भी अपने मोबाइल के गुम होने की रिपोर्ट भी करवाई है। ग्योनवू कहता है, जरूर पुलिस वालों ने मेरे सिम कार्ड को और फोन को डीएक्टिवेट कर भी दिया होगा अब तक। नारी अपनी पॉकेट से फोन निकालती है ग्योनवू को और देखती है कि वो तो सच में बंद था, और ये देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसने क्या कर दिया था? अपने गुस्से में उसे कुछ समझ नहीं आता और वो ग्योनवू के कंधे में सीजर स्टैब कर कर आगे चली जाती है। वो जब ग्योनवू को रूम में बंद कर कर बाहर निकली तो इस टाइम में उसका चेहरा बहुत ही अजीब दिखाई दिया और हमें ये बात समझ आ गई कि उसे भी शिबॉन की स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। अब क्योंकि शिबॉन की स्पिरिट इसी स्कूल के अंदर आ गई थी, यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इस चीज को सेंस कर लेता है वो शेमन, जो हाजून और सिया के साथ यहाँ आया हुआ था और इस टाइम स्कूल के बाहर था। उसे लगा कि सिया और हाजून खतरे में होंगे, इसीलिए वो स्कूल के अंदर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम नारी ग्योनवू के ऊपर हमला करने वाली थी। इस टाइम नारी पूरी तरह शिबॉन के पोजेशन में थी और शिबॉन की स्पिरिट को यहाँ पर वो शेमन देखते हैं और सीन कट होकर यहाँ से पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाई जाती है शिबॉन और हायोंग की कहानी। सबसे पहले हम हायोंग को देखते हैं, जो लाल हुई आंख के साथ शिबॉन की मॉम के पास आती है। एक वही थी पूरी इस एरिया में जो शिबॉन की मॉम से बात कर लिया करती थी, इसीलिए शिबॉन की मॉम को वो बहुत ज्यादा पसंद थी। उसकी आंख को देखकर शिबॉन की मॉम समझ जाती हैं कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और यहाँ वो एक रिचुअल करना स्टार्ट कर देती हैं। और जैसे ही वो रिचुअल वाला कपड़ा उसकी आंख पर लगाती हैं तो हैरानकुन तौर पर उसकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाती है।
हियोंग भी अपनी आंख ठीक होते देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शिबॉन की मॉम को शुक्रिया कर यहाँ से निकल जाती है उस फैक्ट्री के लिए जहाँ पर शिबॉन रहा करती थी। वो अपनी मॉम के पास नहीं रहती थी क्योंकि सभी लोगों की तरह उससे भी उसकी मॉम के शेमन होने से नफरत थी। इस टाइम जब शिबॉन हायोंग के कपड़ों में से वो खास स्मेल सूंघ लेती है जो उसके घर से आया करती थी तो वो नाराज हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि उसकी दोस्त उसकी मॉम से मिले। यहाँ पर हायोंग माफी वगैरह मांगकर शिबॉन को मना लेती है और ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। पर दिखाया जाता है कि एक ही रास्ते से स्कूल जाने के बावजूद भी शिबॉन और हायोंग अलग अलग बस से स्कूल जाया करते थे और स्कूल जाने के बाद तो शिबॉन हायोंग से बिल्कुल अपना रिश्ता खत्म कर देती थी क्योंकि उसे हर हाल में अपनी असलियत छुपानी थी कि वो एक शेमन की बेटी है। तकरीबन पूरा ही शहर जानता था कि शिबॉन की मॉम शेमन किस एरिया में रहती है और पूरा स्कूल असल में हायोंग के असल एड्रेस के बारे में भी जानता था। पर शिबॉन ने अपने एड्रेस को लेकर झूठ बोला हुआ था, इसीलिए स्कूल वालों को लगता था कि हायोंग ही शेमन की बेटी है और ये सारी झूठी बातें खुद शिबॉन ने ही फैलाई थी ताकि स्कूल के बच्चे उससे नफरत ना करें। उल्टा उसकी वजह से बेचारी उसकी दोस्त हमेशा फंसी रहती थी। शिबॉन स्कूल में हायोंग से ऐसा बर्ताव करती थी जैसे वो हायोंग से नफरत करते हो और दोस्त होने के बावजूद हायोंग उससे कभी शिकायत नहीं करती थी। शिबॉन स्कूल में ही रुकी थी क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। इन लोगों को एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी थी जो कि उनका थीसिस था। इन लोगों को ये नहीं समझ आ रही थी कि ये लोग एप्लीकेशन किस थीम पर बनाएं। तो उसके ग्रुप के लोग कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसमें लोग विश मांग सकते हों और उस एप्लीकेशन के साथ हम कोई जादुई रिचुअल जोड़ दें। सब लोगों को ये आइडिया पसंद आता है। दूसरी तरफ हायोंग शिबॉन की बात मानते हुए उसकी मॉम से छुप रही थी, लेकिन शिबॉन की मॉम उसकी आहट को ही पहचान लेती हैं और उसे सांप वो से लेकर अपने घर जाती हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ से उसे पावर्स मिला। ये बात वो हायोंग को बताती हैं और यहाँ से कोई भी दो चीजें पसंद करने। हायोंग यहाँ पर 2 डॉल्स पसंद कर लेती है और वो शेमन उसे 2 डॉल्स गिफ्ट करते हुए उन डॉल्स का यूज भी बता और साथ में ये भी बताती हैं कि हायोंग के अंदर कुछ नेचुरल पावर्स हैं जिसके जरिए वो जल्द ही शेमन बन सकते हैं और कोई भी रिचुअल कर सकते हैं। सारी चीजें लेने के बाद हायोंग जब इस घर से बाहर निकल ही रही थी तो तब तक शिबॉन भी वापस आ और दोबारा हायोंग को अपनी मॉम के पास से आता देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। हाँ, जब वो दोबारा नाराज हो जाती है तो हायोंग ही माफी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे लगती है। दोनों ही एक दूसरे को जल्द ही माफ कर देते हैं और यहाँ पर शिबॉन अब एक कॉपी के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखती है और अपनी विश में लिखती है कि उसकी शेमन मॉम मर जाए। इसके बाद वो हायोंग से हायोंग की बर्थ डेट लिखते हुए उसकी विश पूछती है और उसे बता देती है कि वो लोग ये कैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिससे विशेस पूरी होंगी और जब वो एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी तो वो सबसे पहले हायोंग की विश ही उस एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करेगी। खैर, अब सीन कट होकर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शिबॉन की मॉम वहाँ किसी नेबर से लड़ रही। ये देखकर शिबॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमेशा वो यही करती थी, किसी न किसी से लड़कर हमेशा उसे शर्मिंदा करवाया करती थी और इसी गुस्से में जाकर वो आज अपनी मॉम की बहुत सारी चीजें खरीदी है। और उसके बाद अब शिबॉन की मॉम जब घर पहुंचती हैं तो उन चीजों को टूटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। ये सब वो चीजें थी जो शिबॉन की मॉम को अच्छी पावर्स दिया करती थी और अब यही चीजें शिबॉन और शिबॉन की मॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा। शिबॉन को तो वो मार देना चाहती थी पर शेमन अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ अपनी ही पावर्स से एक रिचुअल करने लगती है जिस रिचुअल में वो अपनी सभी पावर्स का सैक्रिफाइस करते हुए सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की। इस सारी चीजों के दौरान हम देखते हैं कि शिबॉन हर चीज से बेखबर अपनी एप्लीकेशन बनाने में बिजी। ऐसे ही शिबॉन और शिबॉन की मॉम के काम करते करते सुबह हो जाती है और जब हायोंग उनके घर के पास से गुजरती है तो वो नोटिस करती है कि शिबॉन की मॉम उसका यूनिफॉर्म जमीन के अंदर दफन कर रही थी और फिर वो अचानक से हायोंग को पकड़कर उसके यूनिफॉर्म के ऊपर खड़ा कर देती है और उसे कोई स्टिक पकड़ा। वो उसे बताती है कि शिबॉन के डैड भी ऐसे ही मारे गए थे और अब वो अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकते। और इनकी इस बात से पता चलता है कि असल में उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं मारा था, वो तो अपने हस्बैंड को बचाना चाहते। असल में उनके हस्बैंड ने भी उनकी पावर्स वाली शाइन तोड़ दी थी और उन्हीं की पावर्स ने गुस्सा होकर उनके हस्बैंड की जान। इसके बाद वो हायोंग को कोई और चीज देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें हर हाल में जाकर भी शिबॉन को देना होगा, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। हायोंग काफी डरी हुई थी। वो घबराते हुए स्कूल आती है तो उससे पहले तो शिबॉन मिलती ही नहीं। क्लासरूम में बस उसे शिबॉन का कोट मिलता है जिसमें जब वो उसकी मॉम की दी हुई चीजें रखने लगती है तो तभी उसे काफी सारे लोग देख। यहाँ जब सब लोग उसे गलत समझने लगे तो हायोंग ने अपनी सफाई देना शुरू की और कहा
कि तो शिबॉन की मॉम ने भेजा था। इससे पहले कि वो कुछ और भी बोल पाती, शिबॉन हायोंग के मुंह पे थप्पड़ लगा और हायोंग अपनी सबके सामने होने वाली इस बेइज्जती से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर यहाँ से। लेकिन इसी सब में शिबॉन के दोस्तों को ये भिनक पड़ जाती है कि शिबॉन की मॉम ही असल में शेमन है और वही हमसे हमेशा से झूठ बोलती है। ये सब लोग फैसला करते हैं कि हम एक शेमन की बेटी को अपना साथ बिल्कुल नहीं देंगे और उसने जो हमारे साथ ऐप बनाई है उसका क्रेडिट वो खुद ले लेंगे। अब शिबॉन का जो दोस्त था हायोंग उसे पसंद करती थी। शिबॉन ये बात जानती थी और अब अपना बदला लेने के लिए वो इसी लड़के को इस्तेमाल करने का सोचती है। वो उस लड़के के जरिए पहले अपनी एप्लीकेशन में हायोंग की विश वाली वीडियो लीक करवा देती है जिसमें हायोंग ने उसे लड़के से दोस्ती करने की विश मांगी थी और फिर वो लड़का उसी विश को लेकर आकर हायोंग को तंग करने लगता है। हायोंग तो पहले ही होने वाली बेइज्जती से टूटी हुई थी और अब उसकी इस विश वाली वीडियो को देखते हुए सबको दोबारा से यही यकीन हो गया था कि हायोंग ही शेमन की बेटी है। अगर वो शेमन की बेटी ना होती तो इस तरह बर्थ डेट वगैरह लिखकर वो विश ना मांग रही होती। सब लोग उसे छेड़ने लग जाते हैं और स्कूल में उसका बहुत ही ज्यादा मजा आता है और अब वो टूट कर घर वापस लौटती है। इस टाइम उसे लग रहा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो गई। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी और अब गुस्से ने उसके अंदर बदले की आग जला। घर आकर हायोंग अब उन्हीं चीज़ों पे रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है जो उसे शिबॉन की मॉम ने दी। शिबॉन की मॉम ने उसे रिचुअल करना सिखाया था और बताया था कि अगर इस रिचुअल को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो उसे किसी चीज़ की कुर्बानी देनी होगी। जितना बड़ा सेक्रीफाइस उतना ही बड़ा कंट्रोल, और इस सब के लिए वो अपना ही सेक्रीफाइस देने का सोचती है और इस सारी चीज़ों की लाइव वीडियो वो उसी एप्लीकेशन पर अपलोड भी कर देती है जो एप्लीकेशन शिबॉन ने बनाई थी। अपना रिचुअल करते हुए उसने विश मांगी कि शिबॉन और वो लड़का मर जाएं और इसके बाद उसने अपना गला काट। ये वही सीन था जो हमने सीजन के स्टार्ट में देखा था। अब हायोंग की मौत से शिबॉन को दुख तो हुआ था, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला ये था कि जो वीडियो हायोंग ने शिबॉन की एप्लीकेशन के ऊपर डाल दी थी उससे पुलिस को पता चल जाता कि हायोंग ने अपनी जान ली है शिबॉन और उसके दोस्त की वजह से। ऐसे उन दोनों को जेल हो जाती। इसीलिए शिबॉन हर हाल में उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर होता यह है कि एप्लीकेशन से पहले वो वीडियो डिलीट नहीं होती, इसीलिए शिबॉन स्कूल की विंडो तोड़कर स्कूल के अंदर आती है ताकि वो एप्लीकेशन के सर्वर के जरिए वो वीडियो डिलीट कर पाए। लेकिन जब वो ऐसा भी नहीं कर पाती तो अचानक ही यहाँ कुछ बहुत ही यहाँ की सारी स्क्रीन्स पर हायोंग की वो मरने वाली वीडियो ओपन हो जाती है और कोई चीज शिबॉन को अपने आप को मारने पर फोर्स करने लगती है। वो शिबॉन के ही हाथ से एक कांच का टुकड़ा उठवा लेती है और शिबॉन को अपने आप को खत्म करने पर मजबूर करती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिबॉन का दोस्त जो इस टाइम शिबॉन के घर के सामने से ही गुजर रहा था, उसे पीछे से शिबॉन की आवाज आती। हालांकि हम जानते हैं कि वहाँ शिबॉन उसे अचानक यहाँ पर कुछ होने लगता है और वो जब नीचे देखता है तो उसे टूटा हुआ एक कांच का पीस दिखता है जिसे वो उठाकर वो खत्म। और उसके बाद सीन दोबारा स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर शिबॉन भी अपने आप को खत्म कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये था कि मरने से पहले उसने भी उसी एप्लीकेशन में अब एक वीडियो बनाई और उसने अपने आप को खत्म करने से पहले एक विश ये थी कि अब जो भी इस एप्लीकेशन को यूज करेगा वो अपनी विश के पूरे होने के बाद मर जाए। यहाँ से हमें पता चलता है कि असल में वो कर्ज हायोंग ने नहीं बल्कि शिबॉन ने इस एप्लीकेशन पर डाला था। ये सारी कहानी बताने के बाद सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ हमें दिखाया गया है कि हाजून के ब्रदर इन लॉ शेमन इस टाइम स्कूल में है और उन्हें शिबॉन की स्पिरिट दिखाई दे रही है। शेमन यहाँ पर नोटिस करता है कि नारी को अब शिबॉन की स्पिरिट कंट्रोल करने लगी है। इसी वजह से नारी यहाँ पर एक मोटा आयरन रॉड उठाकर सब लोगों पर हमला करती है और ग्योनवू का तो वो हाथ ही तोड़ देती है। इससे पहले कि वो बाकी सब पर भी हमला करती, हाजून सिया को बचा लेता है और ग्योनवू को शेमन बचाकर पहले ही यहाँ से भाग जाते हैं और पीछे बच जाती है नारी जिसे शिबॉन की सोल खींचते हुए कहीं और ले जाती। हमें दिखाया जाता है कि हाजून को सिया को बचाते हुए काफी चोट आ गई थी, इसी वजह से उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट होता। अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये लोग दोबारा अपने मिशन को स्टार्ट कर देते हैं, उस मोबाइल को ढूंढना जिसे पहले ही इस रिचुअल के लिए ये लोग देखते हैं कि सबसे पहले अपलोड होने वाली वीडियो हायोंग की थी और उस वीडियो के जीपीएस कोड के जरिए उन्हें उस फैक्ट्री का पता चलता है जहाँ पर शिबॉन छुप कर रहा करती थी अपनी मॉम से दूर और वहीं पर अक्सर हायोंग भी आया करती थी और यहीं पर तो शिबॉन ने हायोंग की वो वीडियो बनाई थी।
अब ये लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिबॉन ने भी नारी को पोसेस किया हुआ था और वो भी उसे लेकर इसी जगह आई थी। अब शिबॉन ये भी जानती थी कि अगर ये सब लोग उस जगह तक पहुंच गए जहां से वो सारा का सारा खेल शुरू हुआ था, तो वो इस सारे खेल को बंद कर सकते हैं। इसीलिए शिबॉन हर हाल में इनको रोकना चाहती थी, इसलिए वो इनका एक्सीडेंट भी करवाने की कोशिश करती है। लेकिन वो शेमिन अपनी गाड़ी को सेफली ड्राइव करते हुए बचा लेता है और जब बाहर निकलकर वो ये जानने की कोशिश करता है कि कौन उसे मारना चाह रहा था, तो ये देखकर वो हैरान जाता है कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। ये देखकर बिना वक्त जाए के शेमिन गाड़ी में आकर बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ उस स्पिरिट का एक जाल है ताकि वो सिया को मार सके, क्योंकि सिया ही दोनों वर्ल्ड्स में जाकर उन फोन्स को खत्म कर सकती थी और इस कर्ज को भी। इससे पहले कि वो सिया को कोई भी बात बता पाता, सामने से वो स्पिरिट हमला भी कर देती है बड़े से आयरन रॉड से, और सिया को बचाने के लिए शेमन ही सामने आ जाता है और वो रॉड शेमन के आर पार हो जाता है और यहाँ हर जगह खून ही खून फैल जाता। अब शेमन इन सबको कहते हैं, देर मत करो, मेरी परवाह मत करो, जाओ जाकर अपना काम करो। लेकिन ये लोग इस टाइम यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे, हाजून तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अब शेमन अपना कंपास और अपनी जरूरत की चीजें ग्योनवू और सिया को दे देता है और उन्हें कहता है कि जाकर इस बिल्डिंग के अंदर से वो मोबाइल ढूंढो और उसे खत्म कर दो। इधर जब शेमन की हालत ज्यादा खराब होने लगती है तो हाजून उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सिया और ग्योनवू को दिखाया जाता है जो कि अब उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके थे, और इससे पहले कि वो उस मोबाइल तक भी पहुंच जाते, ये लोग जिस ब्रिज पर थे वो स्पिरिट उस ब्रिज को भी तोड़ देती है। यहाँ सिया अपनी एथलीट वाला रूप दिखाते हुए इतनी बड़ी जंप लगाती है कि ना सिर्फ अपने आप को भी बचा लेती है बल्कि मंजिल पर भी पहुंच जाती है। अब फाइनली उसके सामने वो फोन था जो कि हियोंग का था। वो यहाँ से इस फोन को उठाने ही वाली थी, पर अचानक से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि नारी थी, जिसे भी शिबॉन ने ही पोजेस करके यहाँ पर छुपा कर खड़ा किया। यहाँ पर अब सिया को बचाने के लिए ग्योनवू बहुत बड़ी सी जंप लगाता है और अपने डर को पार करते हुए ये ब्रिज वाला एरिया भी पार करके सिया के पास आ जाता है। वो अब नारी का चाकू वाला हाथ पकड़ता है और उसी के चाकू को उसी के पेट में स्टैब करवा देता है। जैसे ही नारी कमजोर होती है, शिबॉन उसका पीछा छोड़ देती है और नारी होश में आ जाती है। अब सिया जल्दी से वो फोन उठाती है और नारी के पास जाती है। उसे भी समझ आ रही थी कि नारी पहले किसी के पोजेशन में थी और अब वो नॉर्मल हो गई है। वो उसे बचा कर ले जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंची तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सारा उस स्पिरिट का एक खेल था। स्पिरिट ने कुछ देर के लिए नारी को ओरिजिनल हालत में भेजा ताकि ये लोग उसके पास आए और फिर दोबारा से नारी को कंट्रोल कर लिया ताकि दोबारा वो सिया के हाथ से वो फोन ले सके। इस टाइम पर वो सिया का हाथ पकड़ती है और सिया का वो ब्रेसलेट तोड़ देती है जो उसे हाजून की बहन, और यहाँ पर सिया की दुनिया अचानक से बदल जाती है। इस टाइम पर सिया के हाथ में जो फोन था वो स्पिरिट उसे कंट्रोल करते हुए उससे ग्योनवू को कॉल करती है और सिया के पास आने को कहती है और रास्ते में से एक लाल लैंप लाने को भी कहती है। हम देखते हैं कि अभी तक सिया समझ रही थी कि ये सारी स्पिरिट की चाल है और वो ग्योनवू को दूसरी तरफ से फोन काटने को कह रही थी, पर ग्योनवू को सिया की आवाज। अब इस सब में होता यह है कि अचानक से सीन कट हो जाता है और हमें काफी टाइम बाद सिया को उसके घर पर दिखाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो फोन वाली बात, वो एप्लीकेशन वाली बात, सिया तकरीबन सब कुछ भूल चुकी थी। उसके दोस्त यहाँ उसे बता रहे थे कि उन्होंने वो फोन तोड़ दिया, जिसके बाद वो कर्ज भी खत्म हो गया है और वो एप्लीकेशन भी खत्म हो गई है और अब सबकी जान सेफ है। सिया को इन सारी बातों पे यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तब उसके दोस्त उसे स्कूल में लेकर आते हैं और उसे मोबाइल दिखाते हैं। ये देखकर उसे हैरानी होती है कि एप्लीकेशन खत्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इतबार नहीं होता। इसके बाद जब ये लोग क्लास लेने के लिए जाते हैं तो वो नोटिस करती है कि पूरा स्कूल खाली था और यहाँ पर बस उसके दोस्त ही थे और स्कूल के अंदर भी थोड़ी बहुत चेंजेस थी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो जब यहाँ से जाकर एक विंडो खोलती है तो उसे पता चलता है कि इस टाइम वो अंडरवर्ल्ड में आ गई थी उस धागे के तोड़ने की वजह से। अब सीन कट होकर हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ग्योनवू सिया के पास आया तो सही, लेकिन आते ही उसने नारी की बातें नहीं मानी बल्कि सिया को उठाकर यहाँ से ले जाने लगा, क्योंकि इस टाइम शेमन ने जो उसे कंपास दिया था उस कंपास के जरिए उसे पता चल गया था कि नारी को शिबॉन ने पोजेस किया हुआ है और उसी ने सिया के ऊपर हमला किया है और सिया भी इस टाइम बहुत बड़े खतरे में है। असली दुनिया में ग्योनवू सिया को लेकर आखिरकार हाजून की बहन के गाँव तक तो आ जाता है, लेकिन हाजून के बहन के घर को ढूंढने के लिए उसके पास ना कोई कंपास था और ना ही उसे पता था। यहाँ पर हाजून ने उसे बताया था
कि उसे घर तक पहुंचने के लिए एक लालटेन को फॉलो करना होगा। उसे आसमान में एक लालटेन तो नजर आया भी, लेकिन अचानक से वो बुझ गया। उसे फॉलो करने के चक्कर में यहाँ ग्योनवू सिया को लेकर नीचे गिर गया और उसे बहुत ज्यादा चोटें आई। और इस टाइम सिया के अंदर भी जो नेगेटिव पावर्स थी जो उसे अंडरवर्ल्ड में लेकर गई हुई थी, वो उसके ऊपर हंसने लगी। जबकि अंडरवर्ल्ड के अंदर हमें दिखाया गया कि इस टाइम सिया और नारी के दरमियान मेल लड़ी थी और नारी अभी भी सिया को मारने की कोशिश कर रही थी। अब सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हम ग्योनवू को देखते हैं जो खतरे को भांपते हुए जल्दी से सिया को उठाता है और दोबारा आसमान में नजर आने वाले उस लैंप को फॉलो करते हुए जल्दी से हाजून की बहन के घर पहुंच। हाजून की बहन जब सिया को इस हालत में देखती है तो वो भी एकदम से घबरा जाती है, लेकिन फौरन से अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती है। उसके हाथ पर कुछ रोप्स बांधते हुए वो उसके हाथ से हायोंग का फोन अलहदा करती है और फिर अपनी अच्छी पावर्स वाले एरो से उस फोन को खत्म करती है। होता यह है कि फोन के खत्म होने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं होता, सिया भी नॉर्मल नहीं होती और इससे हाजून की बहन को समझ आ जाता है कि असल फोन ये नहीं है और अब अंडरवर्ल्ड में सिया की जान खतरे में। इसीलिए वो अपना डिवाइन मास्क पहनकर खुद अंडरवर्ल्ड अंदर चली जाती, जहाँ वो देखती है कि इस टाइम नारी सिया का गला काटने ही वाली। अंडरवर्ल्ड में वो अपने जादुई एरो से नारी के ऊपर जब हमला करती है तो नारी के अंदर मौजूद शिबॉन की स्पिरिट वो निकल जाती है और जाकर दीवार के साथ लग जाती है। लेकिन उसके बाद होता यह है कि शिबॉन गुस्से में शेमन का ही वो मास्क तोड़ देती है जो उसे इस अंडरवर्ल्ड के अंदर सारी स्पिरिट्स से छुपाए रखने में होता है। यहाँ शेमन की जान खतरे में तो पड़ जाती है, लेकिन वो सिया को ये बताने के लिए यहाँ आई थी कि जिस फोन को वो असल कर्ज की वजह समझ रहे थे वो फोन हायोंग का फोन नहीं था। असल कर्ज असल में शिबॉन ने दिया था और स्कूल के सर्वर के जरिए दिया था। और अब यहाँ पर सब कुछ खत्म करने के लिए सिया को स्कूल का सर्वर खत्म करना था। ये काम इन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि शिबॉन की स्पिरिट नेगेटिव काम कर करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। उसने नारी को भी यहीं पर पोजेस किया हुआ था, जिसके जरिए वो बार बार सिया के ऊपर हमला करवा रही थी। इस मर्तबा सिया बचने के लिए उसी के हाथ में पकड़ा हुआ एरो उसी के पेट में स्टैब कर देती है और फिर उससे जब माफी मांगने की कोशिश करने ही वाली होती है तो यहाँ पर नारी ऊट पटांग की बातें करने लगती है और उसे बताती है कि उसे उनके दोस्तों के बनने का कोई दुख नहीं, क्योंकि उसका वो दोस्त योंगवुक उसे बहुत ही ज्यादा। उसकी ये सेल्फिश बातें सुनकर यहाँ पर सिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे पंच मार मार कर खत्म करती है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो उसे टेबल पर शिबॉन की डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखा हुआ और उसे पता चल जाता है कि यहीं से उस कर्ज को शुरू किया। यहाँ पर उसे शिबॉन का फोन भी मिल जाता है जिसके अंदर वो एप्लीकेशन अभी भी चल रही थी। इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाती, खुद यहाँ पर शिबॉन आ जाती है और सिया को रोकने की कोशिश करती। वो शेमन जो अभी इस क्लासरूम के बाहर खड़ी हुई थी, वो शिबॉन को मारने के लिए अपना एक जादुई एरो निकालकर जब उसके ऊपर हमला करती है तो वो एरो दीवार के अंदर ही रुक जाता और शिबॉन की सोल यहाँ पर उल्टा शेमन को ही हर्ट करने। शेमन अपने आप को बचाने के लिए अपना एरो यहाँ दीवार में से वापस निकालने लगी थी, क्योंकि ये उसके पास आखिरी एरो बचा था और इसी से उसने सारा काम करना था। दूसरी तरफ अब शिबॉन को मौका मिल गया था सिया के ऊपर हमला करने का, लेकिन उससे पहले वो कुछ भी करती यहाँ पर हायोंग आ जाती है और उसे ऐसा कुछ भी करने से रोकती है। हायोंग के बुलाने से जैसे ही शिबॉन का ध्यान भटकता है, दूसरी तरफ से शेमन उसके ऊपर जादू करती है और वो एरो जो उसने दीवार से निकाला था वो उसे अपने अंदर ही स्टैब कर लेती है। यहाँ पर वो अपनी बॉडी को वुडो डॉल की तरह इस्तेमाल कर रही थी और वुडो डॉल पर मैजिक करने के लिए इंसान को सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देना होता है और यहाँ उसने अपने ही खून का सेक्रीफाइस देना शुरू कर दिया था। शिबॉन जल्द ही उसके कंट्रोल में है। फोन इस टाइम सिया के हाथ में था। फोन को तबाह करने के लिए सिया जल्दी से शेमन के पेट में से वो एरो निकालती है। उस फोन के ऊपर बार बार वो एरो स्टैबती है और ये सब रोकने के लिए शिबॉन इतनी जोर से चिल्लाती है कि स्कूल के सभी विंडोज टूट जाते। लेकिन सिया जैसे ही खत्म होता है वो कर्ज भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और सिया और शेमन दोनों की ही सोल्स असली दुनिया में वापस आ जाती। असली दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि शेमन की हालत ऐसी थी जैसे कुछ ही देर में वो अब कुछ पत्थरों के पास आकर लेट जाती है और उन पत्थरों में से वो वाइट सांप निकलता है और उसके ऊपर चलने और देखते ही देखते शेमन हील भी होने लगती है। कि इस सांप के अंदर कुछ पावर्स थी, अच्छी पावर्स, जो हमेशा इस शेमन की मदद। अब इस सीजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बचे हुए तीनों दोस्त अपने मरे हुए दोनों दोस्तों का फ्यूनरल कर रहे थे और यहाँ अब हमें
हाजून के ब्रदर इन लॉ को भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुके थे। इस टाइम पर वो सबको एक बहुत ही अजीब सी बात बताते हैं कि जिस टाइम वो मरने की हालत में थे उस टाइम उनकी सोल अंडरवर्ल्ड में चली गई थी, और जब उनकी सोल वापस आई तो उनके अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुकी थी। इस टाइम वो अपनी ऐनक उतार कर अपनी पावर्स का एक नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करते हैं और हम उनकी आँख को किसी डीमन की आँख तरह लाल हुए देखते हैं। इसके बाद 1 मिनट के लिए तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं। यहाँ पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मिनसुक को देखते हैं, उसी लड़के को देखते हैं जिसने योंगबुक को उस एप्लीकेशन के बारे में था। वो अब चुपके से इन लोगों के स्कूल के अंदर जाता है और वो कंप्यूटर पर नारी से बातें करने लगता है। हम तो जानते हैं कि नारी जिंदा ही नहीं है, असल में यहाँ नारी के फोन से शिबॉन ही उससे कांटेक्ट कर रही थी। वो यहाँ पर एक फोन ढूंढने को कहती है। वो लड़का जल्द ही वो फोन ढूंढ भी लेता है और जब उसे ऑन करता है तो दिखाया जाता है कि वो एप्लीकेशन इस फोन में अभी भी एक्टिव, जिसका मतलब ये था कि खतरा पूरी तरह टला। और अब आगे क्या होने वाला है सबको मिस्ट्री रखते हुए ये मौजूद